Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी. किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन समाया है उसके बारे में बताता है. अभी मोमेंटम की कंजर्वेशन का मतलब क्या है और इसके रिगार्डिंग क्या लॉ है उसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं पहले. राइट, द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल. व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, जब किसी चीज पे बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करती, द टोटल मोमेंटम, रादर यहां पे मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, रिमेन्स कांस्टेंट. राइट, अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और डेफिनेशन भी अक्सर दी जाती है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. वो क्या थी? दैट इज़ कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एन आइसोलेटेड कोलिजन, सिस्टम आइसोलेटेड हो और बॉडीज में आपस में क्या हो, कोलिजन हो, ठीक है, द टोटल मोमेंटम before collision is exactly equal to total momentum after collision. जब बॉडीज टकरा जाएं आपस में तो टकराने से पहले उनका जितना कोलिजन था और टकराने के बाद उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए. अब इसके प्रूफ के रिगार्डिंग मेरे पास दो डेरिवेशंस हैं. राइट, एक तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ और एक यूज कर सकता हूं बाय न्यूटन थर्ड लॉ. तो मैं दोनों केस आपको बना के दे देता हूं. एग्जाम में जो करना होगा आप कर सकते हैं अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया है. तो सबसे पहले मैं करूंगा यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बहुत सिंपल है. एक चीज कंसिडर कर लेते हैं, क्या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, समझे, m1 m2 m3 एंड सो ऑन. ये क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब पहले पार्टिकल का मास क्या है, m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3 एंड सो ऑन, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn. ये क्या है, वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स. मतलब पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v1 है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है एंड सो ऑन. नाउ अगर इनका भी मैं देखूं, जो टोटल मोमेंटम है, और ये याद रखना है यहाँ पे सिस्टम क्या था, आइसोलेटेड था, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही थी. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जब बाहर से कोई काम ना करे फोर्स. तो टोटल मोमेंटम इनका क्या होगा, टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल. राइट, जबकि हमें पता है कि P1 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू क्या है एंड सो ऑन. ठीक है, वी ऑल्सो नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम होती है. यही डेफिनेशन की थी. अभी जो टोटल मोमेंटम है वो कितना है, उसकी वैल्यू भर दो यहाँ पे, दैट इज
P1 plus P2 plus P3, let's talk vectorically and so on. लास्ट मोमेंटम कितना है Pn। अभी अपने को पता है कि सिस्टम आइसोलेटेड है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या काम कर रही होगी, ज़ीरो। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में F क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूँ, आई एम गोइंग टू राइट d/dt ऑफ P1 वेक्टर, P2 वेक्टर एंड सो ऑन Pn वेक्टर, राइट। अब किसी चीज़ का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो कब होता है? वो तब होता है जब टोटल मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब इन सभी का सम ज़रूर किसके बराबर रहा होगा, कांस्टेंट के बराबर रहा होगा, तभी इनका डेरिवेटिव क्या आया, ज़ीरो आया। या फिर आप कह दो कि टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जब सिस्टम की कंडीशंस आपने क्या ली हैं, आइसोलेटेड ली हैं। शायद यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ करके इसको करना चाहूँ, फिर तो वही 9th स्टैंडर्ड वाला है, कर देते हैं उसको भी। तो यहाँ पे मैं केस 2 ले लेता हूँ। उसमें मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, दो बॉडीज़ सपोज कर रहा हूँ और उनके ऊपर क्या लगाऊंगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंसिडर को डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि इमेजिन करो मेरे पास ये, दिस इज़ द ग्राउंड, लेट मी मार्क अ लाइन। ये मेरे पास कोई ग्राउंड है, कोई फ्लोर है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर मेरे पास ये दो बॉडीज़ हैं, राइट। लेट्स से इस बॉडी का नाम A है और इस बॉडी का नाम B है। दिस बॉडी इज़ हैविंग मास m1 एंड दिस बॉडी इज़ हैविंग मास m2। और इधर को इसकी वेलोसिटी कितनी है, u1 है, और इधर को इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 है, राइट। एक मोमेंट पे जाके क्या हुआ कि जो ये बॉडी थी इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और ये इसके साथ जाके क्या कर गई, कोलाइड कर गई, राइट। मतलब A बॉडी ने B बॉडी को क्या किया, हिट किया। जब हिट करेंगे तो मास को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे B बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है और लगाई किसने है, A बॉडी ने। तो कौन सी फोर्स लगी, FBA। FBA का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन B बाय A, राइट। एंड बदले में क्या होगा, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो B बॉडी भी A बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगी, A बॉडी पे फोर्स लग रही है, B लगा रही है, उसको लिखेंगे FAB, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये वापस फिर से सेपरेट हो जाएंगी, राइट। जब ये सेपरेट होंगी तो भी इनके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी टकरा गए तो इनकी स्पीड पे ज़रूर फर्क पड़ चुका होगा। इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, राइट। दिस इज द थिंग। अभी एक बात पक्की है कि जब ये ड्यूरिंग कोलिजन चल रहा था, दिस वाज द सीन ऑफ बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, याद आ रहा होगा आपको 9th स्टैंडर्ड से, एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, राइट। तो ड्यूरिंग द कोलिजन बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, राइट। एक बात पक्की है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है तो दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। तो FBA वेक्टर इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ FAB वेक्टर। एक को आप एक्शन मान लो, दूसरा रिएक्शन है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। अच्छा, देन देयर आफ्टर फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। लेट्स से इनका जो कोलिजन हुआ था वो डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ था, मतलब इनकी जो टक्कर है वो कितने मोमेंट के लिए एग्जिस्ट की, इनका जो कांटेक्ट था वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट किया, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो बी बॉडी से जब ये बॉडी टकराई तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी होगी, वो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा डिवाइडेड बाय टाइम। अब बी के मोमेंटम में कितना चेंज आया है, बी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2v2, बी का इनिशियल मोमेंटम क्या था, m2u2। सो आई शुड राइट
m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय कोलिजन हुआ कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, तो उसी में चेंज आया होगा अगर कुछ आना होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव व्हाट इज एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, तो ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, m1v1 माइनस m1u1। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती किस चीज़ की कर जाते हैं, माइनस ना लगाने की, उसी की वजह से सारी डेरिवेशन गलत है। इट इज m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम तो कैंसल आउट हो गए। इसके बाद अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करके इनको रीअरेंज करोगे टर्म्स को, तो आपके पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 आएगा। और ये एक्सप्रेशन बड़ा फेमस हुआ करता था 9th स्टैंडर्ड में, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी किया करते थे कोलिजन के। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड था। m1u1 m2u2 क्या है, m1u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, m2u2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो दोनों का ऐड करके क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल दूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये किसके बराबर आया है, m1v1 दैट इज फाइनल मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2v2 क्या है, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। दोनों का सम किया तो क्या आया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और ये सिस्टम यहाँ पे क्या था, आइसोलेटेड था, दिस वाज श्योर। इन्होंने आपस में ही टक्कर मार के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है ना, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी, तो दिस इज द सिंपल प्रूफ, राइट। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आपके दिमाग में एक जाहिर सी बात आ रही होगी कि वाई शुड आई स्टडी इट सर, मेरी लाइफ में ये कहाँ मुझे देखने को मिलता है और कहाँ मतलब लागू करता हूँ मैं इसको, इसका फ़ायदा बता दो सर मेरे को, फिर पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो एप्लीकेशन समझा देता हूँ मैं ब्रीफ में। एक एप्लीकेशन हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि सर लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर वर्ड के ऊपर सर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 5th यूनिट में रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करेंगे, तो आपके दिमाग में क्लियर कट पिक्चर रहे, उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं इसको अभी नहीं मिक्स कर रहा हूँ, राइट। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन जो 9th स्टैंडर्ड में भी बड़ी फेमस हुआ करती थी और अब भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। एक गन से जब भी बुलेट फायर की जाती है तो वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, ऐसा क्यों होता है आपको अभी समझा देता हूँ। इमेजिन कर लो, वैसे यहाँ पे कोई ऐसा सबटल नहीं है, मैं एक सिंपल सा वैसे ही जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट सेक आपको एक गन दिखा रहा हूँ, राइट, डायग्रामेटिकली गन दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे जैसे भी है ये गन जो है इसका मास m है, कैपिटल M, और इससे हमने क्या फायर की, इससे एक बुलेट फायर की हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। लेट्स से इस बुलेट का मास क्या है, स्मॉल m। अब बिफोर फायरिंग द बुलेट कहाँ थी, गन के अंदर थी, गन कहाँ पड़ी थी, रेस्ट में पड़ी थी। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या था, किसका, बुलेट और गन का, दैट वाज 0, क्योंकि दोनों ही चीजें रेस्ट में थी। आफ्टर फायरिंग भी क्या रहना चाहिए, मोमेंटम 0। तो अगर मैं मान लूं कि बुलेट जो है मास m की, स्मॉल मास m की, कितने वेलोसिटी से दागी गई है, कितनी वेलोसिटी से निकली है बाहर पिस्टल से या गन से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये मोमेंटम कितना होगा, स्मॉल m v, शुरू में कितना था, 0। तो अब ये बात पक्की है कि अगर हमें टोटल मोमेंटम को 0 करना है, तो अगर ये कोई फॉरवर्ड पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसके इक्वल और अपोजिट कोई नेगेटिव मोमेंटम पैदा होना चाहिए, ताकि
जब इसके साथ कुछ जुड़े और वो नेगेटिव सेंस का हो तो ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सपोज आपके पास नंबर एक 5 है, इसके साथ आपने कुछ जोड़ना है, तो आप इसमें कुछ ऐसा जोड़ना चाहते हो कि रिजल्ट क्या आ जाए, 0, क्योंकि बिफोर फायरिंग आपके पास रिजल्ट क्या था, 0। लॉ क्या कहता है, अगर पहले 0 था तो फायरिंग के बाद भी क्या होना चाहिए, 0। तो ऑफकोर्स आप इसमें क्या ऐड करोगे, -5 ऐड करोगे ना। तो व्हाट इज -5, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो यहाँ पे गन आपकी किधर जानी चाहिए, हमेशा उल्टा डायरेक्शन में जानी चाहिए। उल्टा डायरेक्शन में जाएगी तभी तो इसका मोमेंटम नेगेटिव वेक्टर में होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। तो लिख तो यहाँ पे रहे हैं, लेकिन जो वेलोसिटी है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, इसको मैं अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। लेट्स से गन पीछे को जाती है v वेलोसिटी के साथ। अब बाय कंजर्वेशन हम कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर था वही टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए आफ्टर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस वे से लिखूंगा। ऑफ कोर्स v और v मेरे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, इज नो नीड टू स्पेसिफाई इट, वो आपको पता ही है। अच्छा, अगर इसको मैं अब सॉल्व करूं तो मेरा जो गन का वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या आएगा। सर्टेनली आप भी मेरे साथ एग्री करोगे कि सर ये चीज़ आएगी। नाउ व्हाट इज m बाय m, रेशियो ऑफ मास ऑफ बुलेट टू द मास ऑफ गन। What is capital V, that is velocity of the gun. What is small v, that is velocity of bullet. दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आया है। What is the meaning of a वेक्टर, और इधर आपके पास क्या हो b वेक्टर हो। चलो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे वो कांस्टेंट है। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि a और b जो हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। सो दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर बुलेट आगे को जाती है तो गन पीछे को जाएगी। नेगेटिव साइन shows that gun recoils. recoil का मतलब होता है gives a backward kick, पीछे की तरफ किक मारती है, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि why does a gun recoil, तो उसका आंसर अभी हमारे पास है, this is because of law of conservation of momentum। और यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि गन जो होती है अक्सर उसका ये जो बट होता है पीछे वाला पोर्शन, इसको बट बोलते हैं, ये हैवी क्यों बनाया जाता है। देखो हम चाहते हैं कि कम से कम पीछे जाए गन, क्यों, ज़्यादा पीछे जाने का क्या होगा कि ये हमें हार्म कर सकती है, हमारे जो मसल्स हैं उसको पुल कर सकती है, रप्चर कर सकती है उसको। तो अगर मैं v को कम करना चाहता हूँ तो मुझे m क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई द बट ऑफ द गन इज मेड हैवी, राइट। दूसरी एप्लीकेशन है यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन किस चीज़ का, किसी भी बम का, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखते हो कि जो बम के चीथड़े होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो सभी डायरेक्शन में फैलते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बिफोर एक्सप्लोजन मेरे पास एक बम था, राइट। ये दिस इज बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन, बात समझ रहे हो आप मेरी, राइट। अब जब ये ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि इस बम के जो चीथड़े होंगे, लेट्स से ये इस बम के मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, पार्ट्स दिखा रहा हूँ, फ्रैगमेंट्स दिखा रहा हूँ, जो भी एक्सप्लोजन के बाद क्या हो गए, डिफरेंट डायरेक्शन में। लेट्स से ये पहला टुकड़ा था जो इस तरफ गया, इस टुकड़े का मास m1 था और ये कितनी स्पीड से गया है उधर को, v1 के साथ गया, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1। ये जो पार्टिकल है, दिस फ्रेगमेंट हैविंग मास m2 हैज़ वेलोसिटी v2, इस तरह से गया। दिस फ्रेगमेंट इज हैविंग मास m3 और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v3, ये इधर को चला गया। दिस फ्रेगमेंट हैज़ मास m4, वेलोसिटी v4, इस तरह से। दिस फ्रेगमेंट इज हैविंग मास m5 सॉरी, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v5। अगर अभी इन सभी वेक्टर्स को, ये जो मैंने छोटे छोटे एरोज बनाए हैं, इनको मैं अरेंज करने की कोशिश करूं बाय शिफ्टिंग देम पैरेलल टू देमसेल्व्स, तो आप ये चेक कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे वेक्टर्स की क्या बनने वाली है, एक क्लोज पॉलीगन बनने वाली है। अगर 5 फ्रेगमेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स पेंटागन बनेगी, अगर 6 फ्रेगमेंट्स हैं तो दिस इज सर्टन के हेक्सागन बनेगी, 7 फ्रेगमेंट्स हैं तो हेप्टागन। लेकिन ये बात पक्की है कि क्लोज पॉलीगन बनेगा। दिस इज m1 v1, दिस इज m2 v2, दिस इज m3 v3, m4 v4, m5 v5। अगर ये क्लोज पॉलीगन बन रही है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0।
इसका मतलब अगर मैं टोटल मोमेंटम देखूं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द मोमेंटास दैट इज mv, वो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और टोटल और बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या था, दिस वाज आल्सो 0। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जब कोई चीज़ रेस्ट में है तो मास तो नो डाउट उसका है m, ठीक है, लेकिन उसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या है, 0 है। तो mv की प्रोडक्ट यहाँ 0 है। यहाँ ऐसे उड़े चीथड़े कि वो एक पॉलीगन के अलॉन्ग अरेंज हो गए, ये साइड थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई, बट नो इश्यूज, दिस इज सिंपल वेक्टर। तो इन सब का मोमेंटम, एक क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, राइट। तो यहाँ पे भी टोटल मोमेंटम क्या है, 0 है। तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में इसलिए स्प्रेड होते हैं ताकि टोटल मोमेंटम को क्या कर सकें, 0 कर सके। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जब एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्यों स्प्रेड होते हैं, तो आप कहोगे टोटल मोमेंटम को क्या करने के लिए, 0 करने के लिए। अभी एप्लीकेशन तो और बहुत ज़्यादा है इसकी। एक तीसरी एप्लीकेशन बड़ी फेमस है, उस एप्लीकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, वो है रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन मतलब जो रॉकेट होता है वो हवा में जब उड़ता है, ऊपर को जाता है वर्टिकली अपवर्ड्स, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करके जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। कैसे, बिफोर लॉन्चिंग जो रॉकेट था और उसके अंदर जो फ्यूल था वो रेस्ट में थे दोनों, फिर हम क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, उसका फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होके जो गैसेज होती हैं किसी भी रॉकेट की, राइट, जो गैसेज होती हैं वो बड़े ही प्रेशर के साथ नीचे को निकलती हैं, ठीक है। तो उनका कोई डाउनवर्ड मोमेंटम हो गया। यहाँ रॉकेट से अगर कोई गैसेस बहुत वेलोसिटी के साथ नीचे को निकलेंगी, बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही मोमेंटम के साथ, तो इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट को किधर जाना पड़ेगा, ऊपर को जाना पड़ेगा। तो जितनी देर के लिए ये यहाँ पे नीचे मतलब गैसेस हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलती रहती हैं, एग्जॉस्ट, उसी वे से मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट किधर को जाता है, ऊपर को जाता है। इसके बाद की जो अपनी डिस्कशन है वो सारी रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर बेस्ड है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। रॉकेट प्रोपल्शन का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सिंपल है बच्चे, लेकिन इससे कई बार डर जाते हैं। सो लेट्स रिमूव दैट फोबिया। मैं अब आपके लिए रॉकेट प्रोपल्शन का केस डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, फॉर द सिंप्लिसिटी सेक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बुक से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बिकॉज द डेरिवेशन इज़ नो मोर डिफरेंट। तो मेरे लिखने से उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। सो टू सेव टाइम लेट अस टॉक अबाउट द रॉकेट प्रोपल्शन। इस रॉकेट प्रोपल्शन की जो प्रॉब्लम है इसको वेरियस मास सिचुएशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको सीखते हैं हमें। रीज़न तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो रॉकेट्स होते हैं वो जब फ्यूल बर्न होता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस बाहर निकलती हैं, तो वो जो लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम होता है उसको इक्वल करने के लिए रॉकेट को ऊपर जाना पड़ता है, राइट। तो क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि फ्यूल जो है वही बर्न हो रहा है, रॉकेट के अंदर है वो, तो मास कम होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन होती जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई रॉकेट था शुरू में, उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था, तो ये जो शेडन है इसका मतलब फ्यूल भरा हुआ पूरे का पूरा। और लेट्स से इंक्लूडिंग फ्यूल रॉकेट का मास कितना था, m0, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0 थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशंस है, ठीक है। इसको बाद में यूज़ करेंगे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, राइट। अभी मान लेते हैं कि कुछ टाइम t के बाद जो रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल बर्न होना शुरू हो गया, और जो एग्जॉस्ट है नीचे से गैसेस हैं, बर्न आउट गैसेस, वो कितनी स्पीड से बाहर निकल रही हैं, vg स्पीड से बाहर निकल रही हैं, और रॉकेट ऊपर को जा रहा है v स्पीड के साथ। अब इस मोमेंट पे इसका मास कितना है, m है। मैं इस मोमेंट से थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मतलब इसके बहुत थोड़े से टाइम के बाद, यानी कि t+dt टाइम के बाद क्या होगा, थोड़ा सा फ्यूल और बर्न हो चुका होगा, यानी कि m में से लेट से dm पार्ट कम हो गया। ये जो मास बर्न हुआ इसने क्या पैदा की होगी, और ज़्यादा वेलोसिटी पैदा की होगी, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, v+dv। तो यहाँ पे तीन अलग अलग सिचुएशन है, तीनों की अलग अलग सपोजिशन है। m0 v0 इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी है, m और v जो है दैट इज मास एंड वेलोसिटी एट टाइम t, m-dm और v+dv क्या है, वेलोसिटी एंड मास एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t+v।
dt। तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने वाला हूँ। ये तो हम बाद में लिमिट्स के लिए यूज़ करेंगे इस और इस सिचुएशन पे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास जो मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या है, m इंटू वी, राइट। और यहाँ पे अभी गैसेस बहुत थोड़ी सी बर्न हुई हैं, तो मैं सिंपली आपके पास ये लेके चलता हूँ कि m इंटू वी इसका मोमेंटम है। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे हम छोटी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉकेट का मास कितना है, m माइनस डी एम, और रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी। और ये किधर को जा रहा है, ऊपर को, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। इसका मास कितना है, m माइनस डी एम, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी। अब जितना थोड़ा सा मास यहाँ पे खर्च हुआ है उसके बराबर वो मास क्या बन रहा है, एग्जॉस्ट बन रहा है। तो एग्जॉस्ट का मोमेंटम कितना होगा, कितना मास खर्च हुआ है, dm, और कितनी वेलोसिटी हुई है एग्जॉस्ट की, vg, और नीचे को हुई है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, क्योंकि मैं ऊपर वेक्टर नोटेशन नहीं यूज़ कर रहा तो मैंने साइन से काम चला लिया। ये इक्वेशन लिखनी आई सबको। यहाँ पे बहुत थोड़ा फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसका मास निग्लिजिबल है। रॉकेट का मास कितना है, m, वेलोसिटी कितनी है, v। तो mv इसका मेजरली मोमेंटम हो गया। यहाँ पे लेकिन हम dm मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मास, थोड़ी सी वेलोसिटी, तो सब चीज़ें लेके चलेंगे, m माइनस डी एम, वी प्लस डी वी, ठीक है। तो ये रॉकेट का मोमेंटम हो गया, dm इंटू माइनस वी जी ये एग्जॉस्ट का मोमेंटम हो गया, जितनी गैसेस बाहर आ रही हैं। अब इस एक्सप्रेशन को ओपन करूंगा, मतलब इस ब्रैकेट में चीज़ों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं तो मेरे पास dm और dv की वेलोसिटी आएगी ना। तो dm और dv की वेलोसिटी मतलब उस एक्सप्रेशन को खोल के हमारे पास ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो mv था, राइट हैंड साइड पे जब ब्रैकेट्स ओपन की फर्स्ट टर्म बनी mv, दूसरी बनी m इंटू डी वी, तीसरी माइनस डी एम इंटू वी, माइनस डी एम इंटू डी वी, ये भी आपके पास बनेगा। आप अपनी तरफ से ब्रैकेट ओपन करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब डी एम और डी वी बहुत स्मॉल थे, उनकी प्रोडक्ट तो इवन स्मॉलर हो गई होगी। अगर उनकी प्रोडक्ट इवन स्मॉलर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे एम वी का एम वी बच गया, इधर जस्ट अ मोमेंट वेट करो, यहाँ पे ये वाला एम बी इस एम बी के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये वाला एम बी इस एम बी के साथ कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा, जीरो, और इधर क्या बच गया, माइनस डी एम इंटू वी, ठीक है, माइनस डी एम इंटू वी जी, और ये बची है हमारे पास एम इंटू डी वी, ये टर्म्स बची हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो m इंटू डी वी टर्म है इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, बाकी दोनों टर्म्स नेगेटिव है, इनको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अब ये और ये टर्म ध्यान से देखो, दोनों में dm क्या है, कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, v प्लस डी वी, इक्वल करके रख लिया। एक मिनट के लिए इक्वेशन 2 को यहीं पॉज कर दो। लेट्स से कि u जो है, स्मॉल u, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्न आउट एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। याद रखना जो डायग्राम में vg था, vg दैट इज द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट, लेकिन रॉकेट के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है ये स्पीड, लेट्स से u। तो मैं इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, u इज इक्वल टू माइनस वी जी इंटू वी। क्यों सर, आपने सिंपली सिखाया था कि अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है ए की बी के विद रिस्पेक्ट टू, तो वी ए माइनस वी बी होती है। अब यहाँ पे किसकी लिखनी है, बर्नआउट गैसेस की लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट लिखनी है। तो रॉकेट की वेलोसिटी वी है इस टाइम पे, ठीक है, रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, v, और एग्जॉस्ट की क्या है, vg। तो और नीचे को है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो vg माइनस v लिखना चाहिए था, लेकिन vg खुद नेगेटिव है तो उसके आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, vg प्लस v बन गया, इधर क्या चलता आ रहा है आपका, u चलता आ रहा है, तो ये माइनस यू के साथ ले जाओ, v प्लस वी जी माइनस यू के इक्वल आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे, v प्लस वी जी की जगह पे क्या भर देंगे, माइनस यू भर देंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एम डी वी माइनस यू डी एम। कई बार बच्चे एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आप कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन कर लो, मतलब ये जो डी वी है, सॉरी ये m है, डी एम के नीचे ले आओ, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई एम बन जाएगा। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की, डी वी की। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई, रॉकेट स्टार्ट होने से पहले वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट, रॉकेट स्टार्ट होने के बाद क्या है वेलोसिटी वी। इन दोनों की लिमिट्स लेंगे हम, तो वी नॉट से वी हो गई। अच्छा, रॉकेट स्टार्ट होने से पहले मास क्या था, एम नॉट, रॉकेट स्टार्ट हो चुका, अभी मास क्या है, एम, ये लगा दिया। यू तो उसकी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गैसेस निकलती रहती हैं, मास कम होता रहता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन लग रही है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से नहीं लग रही है, चेंज इन
मास की वजह से लग रही है। तो माइनस यू बाहर आ गया, m इंटू डी एम ये आ गया, डी एम बाई एम ये आ गया। अब डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एक्स, और कौन सा, नेचुरल लॉग एक्स। यहाँ पे डी वी क्या होगी, सिंपली v, उसकी इंटीग्रेशन। लिमिट्स वही ले ली, माइनस यू एज इट इज आ गया, डी एम बाई एम की आ गई नेचुरल लॉग ऑफ m, और लिमिट्स क्या है, m नॉट से m। लिमिट्स भर दी, ये एक्सप्रेशन बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वट इज लॉग m माइनस लॉग a माइनस b, लॉग b दैट इज लॉग a बाई b। तो माइनस यू एज इट इज लॉग ई m बाई एम नॉट आ गया, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव साइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं यहाँ पे, क्यों, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग नेचुरल हो चाहे कोई भी हो, a रेज टू पावर जो m होता है m इंटू लॉग a होता है, राइट। तो इसका मतलब जो पावर पड़ी हो लॉग के साथ में वो नीचे भी आ सकती है, और नीचे से कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो उल्टा लगाया, जो नेगेटिव साइन है इसको ऊपर ले गया मैं, तो m बाई एम नॉट का जो पावर अगर -1 होगा तो ये पलट जाएगा, फ्रैक्शन m नॉट बाई एम हो जाएगा, और इधर अपना v नॉट जो चलता रहा था नेगेटिव में उधर ले गए, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग ई m बाई एम नॉट आ गया। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, राइट। t, अगर आपको इनिशियली देखना है तो इनिशियली तो टाइम t पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v नॉट को क्या भर दो, 0 भर दो। ये था वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसी टाइम t पे थी, यहाँ पे टाइम जब 0 था। यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि जब एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रही हैं रॉकेट पे, इसका खुद का प्रोपल्शन है ना, अपने अंदर से फ्यूल निकाल के, तो ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ बर्न आउट गैसेज उस पर डिपेंड करती है, राइट। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेशो ऑफ द नेचुरल लॉगरिदमिक ऑफ द रेशो ऑफ इनिशियल मास टू द मास एट एनी इंस्टेंट। m नॉट इज द इनिशियल मास, m इज द मास एट एनी पॉइंट। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी है u विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, और दूसरा रेशो क्या है m नॉट बाई m की। जितना m बाई एम नॉट का रेशो ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चीज़ों के। अच्छा, बर्नआउट स्पीड निकालनी होती है। व्हाट इज बर्नआउट स्पीड, जब सारा फ्यूल जो है वो बर्न हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बर्नआउट स्पीड बोलते हैं। तो लेट्स से कि जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो पीछे सिर्फ किसका मास बचेगा, खाली रॉकेट का मास बचेगा, लेट्स से दैट इज mr। तो हमें सिंपली क्या करना है, तो जो यहाँ पे m था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, mr आ जाएगा, बाकी सभी चीज़ें क्या आएंगी, सेम होगी। तो बर्नआउट स्पीड क्या होती है, द स्पीड एक्वायर्ड बाय रॉकेट बाय बर्निंग होल ऑफ इट्स फ्यूल, राइट। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी, दो बता दी मैंने आपको, एक तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एक वेलोसिटी इनिशियली, एक वेलोसिटी एट द एंड जब सारा फ्यूल बर्न हो चुका होगा। इसके बाद पूछा जाता है कि रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट कितनी लग रही है। थ्रस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्स। रॉकेट परपेंडिकुलर अपवर्ड बढ़ता है ना, तो उसके ऊपर थ्रस्ट कितनी लगेगी, इसको निकालने के लिए क्या करें, वो जो अपनी पीछे इक्वेशन थी ये वाली एम डी वी माइनस यू डी एम, इसके दोनों तरफ डी टी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि वो मोमेंटम दे रहा है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स, तो हम उस एक चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो डिवाइड बाय जब डी टी किया हमने, डिवाइड बाय डी टी करने से इधर डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स। तो आपकी फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, थ्रस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि थ्रस्ट किसके बराबर है, एक तो जो बर्नआउट बोल गया, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्नआउट गैसेज है उसके ऊपर, और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के ऊपर। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है, राइट। एक एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन होता है कि एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी कैसे निकालें, तो इसका लास्ट रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो डिटेलिंग है इसकी वो तो नोट्स में आई रखी है बहुत सिंपल से। तो ये एक्सप्रेशन होता है उसका फाइनल। ये भी आपको कई बार डायरेक्ट क्रैम करने के लिए कह दिया जाता है, बुक्स में नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने आपको नोट्स में इसको डिराइव करके दे दिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।